साथ में और जो तीर्थंकर थे उन्होंने ये सारी चीजें कही। तो सबसे पहले जैनिज्म के डिवीजन में जो बात आई सामने कि भाई इसका डिवीजन क्या हुआ, तो डिवीजन का सबसे बड़ा रीजन था फेमाइन का आना। मगध किंगडम में फेमाइन आया, अकाल पड़ा, और इस फेमाइन की वजह से कुछ जैन जो मॉन्क्स थे या भिक्षु थे, वो इनके एक लीडर भद्रभाव भद्र भाऊ के साथ कहाँ चले गए, साउथ इंडिया चले गए, दक्षिण भारत। और जब ये साउथ इंडिया गए, लेकिन कुछ जैन जो मॉन्क्स थे वो नॉर्थ इंडिया में मगध एम्पायर में ही रहे। पर इनके साथ जो मगध रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी गए। चंद्रगुप्त मौर्य वो भी इनके साथ गए। और इस ब्रांच को या इस कल्ट को बोला जाता है दिगंबर। दिगंबर, दिगंबर का मतलब क्या होता है, दिग मतलब होता है आकाश। तो दिग है जिनका अंबर मतलब आकाश ही उनके लिए क्लॉथ है, उसी को कहते हैं दिगंबर। तो पहला जो कल्ट बना जैनिज्म में वो है दिगंबर। और जो लोग रुके रहे मतलब कहीं गए नहीं, और इनका जो लीडर था वो थे एक जैन स्थूलभद्र। स्थूलभद्र गए नहीं, ये अभी भी मगध एम्पायर में ही है। और इनके साथ रहने वाले जो जैन मॉन्क थे उन्होंने व्हाइट क्लॉथ पहन लिए। जैनिज्म में माना जाता है कि कुछ भी कपड़ा पहनना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप आए थे जीवन में ऐसे ही आपको रहना है, ज्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ से आप जुड़ नहीं सकते। लेकिन इन लोगों ने व्हाइट क्लॉथ पहन लिए जो नॉर्थ इंडिया में थे, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये लोग रहते थे, इसीलिए इनको बोला जाता है श्वेतांबर। श्वेतांबर क्योंकि इन्होंने व्हाइट कपड़े पहने थे। लेकिन जब साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया आए तो उन्होंने इनके ये व्हाइट क्लॉथ पहनने का विरोध किया, और इसी से डिवीजन हुआ जैनिज्म का। तो जैनिज्म का डिवीजन का एक रीजन फेमाइन का आना, और कुछ लोग भद्रबाहु की लीडरशिप में गए साउथ इंडिया, साथ में इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए। ये लोग उसी कल्ट को फॉलो कर रहे थे जो इनके तीर्थंकरों ने बताया था, चाहे महावीर जैन ने बताया हो या आगे बताया हो। वहीं दूसरी तरफ जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में नॉर्थ इंडिया में थे उन्होंने व्हाइट कपड़े पहन लिए और वो श्वेतांबर कहलाए। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो पार्ट में एक तरीके से हमें दिखाई देता है जैनिज्म। दो पार्ट में इसका डिवीजन हुआ। और ये भद्रबाहु वाले जो लोग थे ये दक्षिण में कर्नाटका की तरफ पहुंचे, और कर्नाटका में इन्होंने थोड़ा सा विचार किया, और वहीं पर श्रवण बेल गोला, कर्नाटक से आगे की तरफ आप जाओगे तो वहां पर जो वेस्टर्न घाट की ऊंची जो पीक्स हैं, वहीं पर एक पीक है श्रवण बेल गोला।
त्रिवन बेल गोला, वहां पर एक बहुत बड़ी जैनिज्म की मूर्ति है जिसे बोला जाता है भगवान बाहुबली, जो जैनिज्म से जुड़े हुए माना जाता है कि भद्रबाहु के बेटे थे। तो भगवान बाहुबली का वहां पे बहुत बड़ा एक स्टैचू बना हुआ है और वो काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि लोग इसके ऊपर केसर, सोने, चांदी, दूध, इस सब से उसे नहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है श्रवण की बेलगोला में जो स्टैचू बनाया हुआ है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है, जैनिज्म से, बौद्धिज्म से या ब्राह्मण रिलीजन से? साथ में वो किस कल्ट का है? दिगंबर का। आप उसमें देखेंगे उस स्टैचू में भी कोई भी कपड़े आपको नहीं दिखेंगे, क्लॉथ नहीं दिखाई देंगे, इससे पता चलता है वो दिगंबर। और अभी भी आपके आसपास बहुत सारे जैनिज्म वाले देखेंगे जो कपड़े पहनते हैं व्हाइट वाले, बहुत सारे ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते। तो ये दोनों में डिफरेंस है और दो कल्ट एक तरीके से बनते हैं। फिर उसके बाद इनकी असेंबली हुई। असेंबली में कुछ बातों को रखा गया कि भाई जो हमारे तीर्थंकर हैं वो तो चले गए, तो हम लोग क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं जिससे जैनिज्म भी पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। इसके लिए असेंबली हुई। फर्स्ट जो असेंबली है ये हुई पाटलिपुत्र में, मगध में। पाटलिपुत्र, और यहाँ पर चीजें डिस्कस की गई, एक दूसरे से बात की गई। और इसका जो हेड था वो श्वेतांबर, क्योंकि जो दिगंबर थे वो तो साउथ इंडिया चले गए थे और इन दोनों को एक दूसरे को पता ही नहीं था कि भाई टेक्स्ट का है। भद्रबाहु को बस पता था और श्वेत वालों को लग रहा था, श्वेतांबर को, कि लग रहा है कि भद्रबाहु और उसके साथ जितने भी लोग थे उन सबकी डेथ हो गई। तो सारे टेक्स्ट जो थे जैनिज्म के वो भद्रबाहु को पता थे, इसलिए नॉर्थ इंडिया वालों ने दोबारा से टेक्स्ट को लिखने के बारे में सोचा। तो इसी के लिए इस असेंबली बुलाई गई। तो हेड बने स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र ने यहाँ पर बैठकर बोला कि भाई कैसे हम लोग दोबारा से जैनिज्म की टेक्स्ट को जिंदा करें। और इसमें जैनिज्म के लिटरेचर को लिखा गया। इसमें कुछ पोइम है, कुछ स्टोरी है, ये सारी चीजें हैं और जिन्हें बोला जाता है अंगा। जैन लिटरेचर को बोला जाता है अंगा। तो ऐसे यहाँ पर 12 अंग वो लिखे गए। इसमें जैनिज्म के रूल, जैनिज्म से रिलेटेड फिलोसॉफी, ये सारी चीजें उसमें थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद सेकंड असेंबली भी हुई। सेकंड असेंबली कहां पे हुई? वल्लभी। वल्लभी, गुजरात। गुजरात में वल्लभी वाला जो एरिया है जहां पे सौराष्ट्र रूलर रूल किया करते थे, वहीं पर ये सेकंड असेंबली हुई। इस असेंबली में भी कुछ लिटरेचर के डिस्कशन की बात हुई कि भाई कैसे हम लोग लिटरेचर को डिस्कस करें, क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें हुई। और इसके हेड जो बने देवादि छम श्रमण। तो इसके हेड देवादि छम श्रमण। देवादि छम
श्रमण, ये इसके हेड बने। और इस असेंबली में क्या हुआ, जैनिज्म से जुड़े हुए जो भी टेक्स्ट थे उन टेक्स्ट को प्राकृतिक लैंग्वेज में कर दिया गया। तो जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट हैं उन्हें लोकल एक लैंग्वेज प्राकृत में लिख दिया गया। क्यों? जिससे लोकल लोग जो हैं उनको इन टेक्स्ट के बारे में पता चले। तो सेकंड असेंबली जो गुजरात में हुई, गुजरात का वल्लभी वाला एरिया, हेड कौन बने, देवादि छम श्रमण हेड बने। और इसमें वर्क क्या हुआ, जैन लिटरेचर को या जैन टेक्स्ट को लोकल लैंग्वेज प्राकृत में लिखा गया। और हमने जाना भी कैसे, बौद्धिज्म में पाली लैंग्वेज का यूज करते थे और जैनिज्म में प्राकृत। ये पाली प्राकृत ऐसे ही है जैसे आज के टाइम भोजपुरी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, हरियाणी, ये सब है। तो ज्यादातर लोग इनसे कनेक्ट हो पाए इसलिए इनको ये सारी चीजें लिखी गई। और जैन लिटरेचर की बात की जाए कि भाई जैन से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से बुक हैं जो इन्होंने लिखे, तो जैन लिटरेचर में बहुत सारी चीजें शामिल हैं कि भाई इन्होंने अपने रिलीजन को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट की दुनिया या टीवी तो थी नहीं, तो लिटरेचर या टेक्स्ट सबसे बड़ा सोर्स होता था जिसके थ्रू आप दूसरे से अपनी बातें कह सकते हो। तो जैन लिटरेचर में कई पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे ये लोग लिखते थे। जैन लिटरेचर का जो स्टार्टिंग फेज था, स्टार्टिंग में जो लिखा गया उसको बोला जाता है आगम। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा आगम क्या होता है, तो जैन लिटरेचर। और जैन का एंशियंट लिटरेचर, सबसे पुराना या ओल्ड लिटरेचर जो है उसको ये लोग कहते हैं पूर्व। पूर्व का मतलब ही होता है ओल्ड, पूर्व। ये इनका ओल्ड लिटरेचर था, पुराने वाला। और इनमें होता क्या था, महावीर जैन के जो सबसे फेमस तीर्थंकर हुए हैं उनकी स्पीच, उनकी फिलोसॉफी इसमें शामिल होती है। ये सब इनके लिखे हुए थे। लेकिन इनके बारे में जानते कौन थे, सिर्फ भद्रबाहु। और भद्रबाहु जी चले गए दक्षिण इंडिया, साउथ इंडिया में, तो इसलिए इनको दोबारा लिखा गया। और जैन असेंबली में स्थूलभद्र ने लिटरेचर, जिनको बोला गया अंगा, उनको लिखा गया। फिर इनका एक और है अचरांग सूत्र, अचरांग सूत्र, ये भी इनके टेक्स्ट का हिस्सा है। और इसमें क्या है, रूल हैं, ऐसे है जैसे बौद्धिज्म में विनय पीठक था, रूल लिखे हुए हैं किसके, संघ के, कि कैसे जो मॉन्क्स हैं वो रहेंगे, किन चीजों को उन्हें करना है, डूज और डोंट, वो सारी चीज लिखी हुई है। किस चीज को आप करोगे, किसको नहीं करोगे। आगे इनका भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये भी हमें दिखता है। इन टेक्स्ट को जानना इसलिए भी जरूरी है कि उस टाइम के रूलरों के बारे में भी हम इसके थ्रू पढ़ते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके से महावीर जैन की लाइफ पर है।
या आप कह सकते हो ऑटोबायोग्राफी है उनकी। महावीर जैन की ऑटोबायोग्राफी भगवती सूत्र में है, जिसमें उनके जन्म से लेकर डेथ तक पूरी प्रोसेस को बताया गया। साथ में और भी जैन जो मॉन्क्स हैं जो फेमस हैं उनका भी इसमें एक तरीके से लिखा गया है। और इसी से जुड़े हुए एक और जैन कल्ट जिसे हम कहते हैं आजीवक कल्ट, और इसका डेवलपमेंट कर्नाटक में होता है। आजीवक कल्ट कर्नाटका, तो ये काफी ज्यादा फेमस है आज के टाइम में, आजीवक वाले जो कल्ट है। फिर उसके बाद आगे आने वाले लोगों ने इन टेक्स्ट पर ही कमेंट्री लिखी। कमेंट्री क्या होती है? एक तरीके से समझ आने वाली गाइड होती है। जैसे वेदों के लिए उपनिषद लिखे गए हैं, ऐसे ही इनके लिए कमेंट्री लिखी गई जिनको ये कहते हैं निर्युक्ति। निर्युक्ति एक तरीके से कमेंट्री है, क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी। और जैन राइटर्स की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा फेमस कौन है? हेमचंद। तो सबसे ज्यादा फेमस राइटर हैं हेमचंद, जिन्होंने सबसे ज्यादा बुक लिखी है जैनिज्म से रिलेटेड। और साथ में जैन की जो आर्टिस्ट है उसके मामले में भी थोड़े से आगे हैं। इन्होंने प्राकृत, अभ्रंश, ऐसी जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़, इनको डेवलप करने में बहुत ज्यादा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि ये लिटरेचर लिखते थे तो लोग जानते थे, तो इससे क्या होता था, ग्रामर का भी डेवलप हुआ, स्क्रिप्ट का भी डेवलप हुआ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डेवलप हुई। तो इन्होंने लैंग्वेज के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। प्राकृत तो था ही, इस लैंग्वेज को यूज किया, साथ में अपभ्रंश, जिससे बाद में हिंदी भी निकली, साथ में कन्नड़ा जो कर्नाटक में बोली जाती है, कन्नड़, उसके भी डेवलपमेंट में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ में इनके पास आर्ट के मामले में या पेंटिंग के मामले में एक पेंटिंग इनकी बहुत फेमस है, ताड़ चित्रकला। ताड़ चित्रकला या ताड़ पेंटिंग, इसमें क्या होता है, ये लोग जो आईज हैं उनको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ऐसे ही जैसे पुरानी हीरोइन होती थी जो काजल लगाती थी, सेम ऐसे ही। और ऐसे हमने जाना कि जैनिज्म के बारे में। अब इसके बाद मौर्य एम्पायर, मौर्य किंगडम एक तरीके से डेवलप होती है। इन दो डिवीज रिलीजन के बाद क्या होता है, हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म आता है। और सोसाइटी में रिफॉर्म आने से फायदा ये होता है, अब एक तो वर्ना सिस्टम नहीं बचा, सब लोग फ्री है, फ्री है, साथ में आयरन के पास है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। और हमने जो 16 महाजनपदा देखे थे, उन 16 महाजनपदाओं में से एक महाजनपदा जिसका नाम है मौर्य एम्पायर, ये जीत जाएंगे। और ये सबको कंट्रोल कर रही है, और उसका रीजन होगा इनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है। पहली बात, छोटा नागपुर प्लेटू में इनके पास आयरन है। छोटा नागपुर प्लेटू, जहां आज भी इंडिया के बहुत सारे रिसोर्स हैं, इनके पास आयरन है।
साथ में इनके पास गंगा रिवर की वजह से एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी है। साथ में इनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ये लोग वाटरवेज का यूज कर सकते हैं। ये इनकी कुछ एडवांटेज थी, और साथ में इनकी जो सेना थी उसमें एलिफेंट भी मिलते हैं, इसलिए मगध महाजनपद सबसे जीत जाता है। अब हमें बहुत सारे सोर्स दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि मगध महाजनपद या मौर्य एम्पायर में क्या क्या चीजें थी। और सबसे फेमस जो सोर्स है वो है कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये देखने में लगता है कि इकोनॉमिक होगी, नहीं, ये पॉलिटिकल एक बुक है। इसका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसी किंगडम होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। और लिखा किसने? चाणक्य का हो या कौटिल्य का हो, इसकी ये बुक है जिसे आज भी हम लोग पढ़ते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और सिविल सर्विस में जिसका भी सिलेक्शन होता है उसे ये बुक पढ़ाई जाती है कि ये कहना क्या चाहते थे, क्या क्या चीजें इसमें थी। इन्होंने बहुत सारी बातें की कि किंग कैसा होना चाहिए, उसकी किंगडम कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसे रूल फॉलो करने चाहिए, ये सारी बातें इस अर्थशास्त्र में हम लोग देखेंगे। तो पहला सोर्स हमारे पास कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र। दूसरा जो सोर्स वो है मेगस्थनीज, जो एक फॉरनर इंडिया में आएगा, और मेगस्थनीज एक बुक लिखेगा जिसका नाम है इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका में भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये हमें बताएगा कि इंडिया में कितनी क्लास हैं, कितने टाइप के वर्क हैं, क्या ये लोग राइटिंग जानते हैं या नहीं जानते, ये सारी चीजें हमें मेगस्थनीज की इंडिका से पता चलेंगी। और फिर उसके बाद पिलर्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हमें जो पिलर्स बहुत सारे बनवा के गए मौर्य एम्पायर के लोग, उनसे पता चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या क्या आ गया। इन्होंने कुछ बातें बोली गई। पहली बात ये बोलते हैं कि चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि किंग और उसका एरिया, जो चारों तरफ उसका जो एरिया है, जो उसकी टेरिटरी है, उसके बेस पे ये लोग, इसमें हमें चक्रवर्ती किंग या चक्रवर्ती एरिया के बारे में पता चलता है कि भाई कैसी टेरिटरी होनी चाहिए। साथ में एक हॉलिस्टिक ट्रेड सिस्टम, कि कैसे ट्रेड होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे आप टैक्स लगा सकते हो, कैसे नहीं, ये सारी बातें इसमें मिलती हैं। साथ में ही इनकी जो विजिलेंस टीम है, जो एक तरीके से सर्विलेंस करती है, जैसे हमारे पास आईबी है, रॉ है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन जुटाती है, और रॉ विदेशों में जाके इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन जुटाती है। ऐसे ही सर्विलेंस सिस्टम या एक थोड़ा सा आईबी रॉ की तरह काम करने वाली गुप्तचर जो सिस्टम होता था, उसका भी डेवलपमेंट मिलता है।
साथ में इसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पब्लिक का, इसके बारे में बताया गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कौटिल्य की अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में पहली बात हमें चक्रवर्ती राजा या किंग, साथ में चक्रवर्ती टेरिटरी, इसके बारे में देखने को मिलता है। एक होलिस्टिक व्यू है ट्रेड सिस्टम के बारे में, सर्विलेंस सिस्टम के बारे में, और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, ये सारी चीजें। और साथ में ये बोलेंगे कि प्रजा या पब्लिक जो है, पब्लिक के इंटरेस्ट में राजा का इंटरेस्ट है। तो राजा का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किससे, पब्लिक इंटरेस्ट से। तो ये चीज हमेशा चाणक्य बोलते थे कि अगर किसी किंग को ज्यादा टाइम तक रूल करना है तो उसे पब्लिक के साथ अपने इंटरेस्ट जोड़ने होंगे, कन्वर्ज करने होंगे। कोई भी राजा तब तक मान नहीं बन सकता जब तक उसकी पब्लिक या उसकी प्रजा उसके साथ ना हो। आज के टाइम के मॉडर्न युग की बात हो, चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, अगर पब्लिक साथ नहीं होगी तो वो ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही उस टाइम भी मिलता था। साथ में ही बोला जाता है कि भाई सोल्जर जो होते थे वो सिर्फ क्षत्रिय तक लिमिटेड नहीं थे। मगध किंगडम की एक और बात, इनके यहाँ वर्ना सिस्टम नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। और ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी देते थे, क्योंकि अगर सोल्जर सिर्फ क्षत्रिय तक लिमिट रख दिए तो एक क्लास में आपके रह गए, लेकिन आप हर किसी को बुला रहे हो, शूद्र को भी बुला रहे हो, ब्राह्मण को भी मौका दे रहे हो, साथ में वैश्य को भी मौका दे रहे हो। तो इसलिए इनके पास जो सोल्जर के लेवल पे हमें वर्ना सिस्टम नहीं दिखता। इसकी वजह से इनकी जो सेना है वो उस टाइम की सबसे पावरफुल सेना बनी, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन वर्ना सिस्टम का नहीं होना। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मंडल डॉक्ट्रिन भी देखते हैं। मंडल डॉक्ट्रिन में चाणक्य क्या बोलते हैं, इसमें चाणक्य बोलते हैं कि जब भी दो कंट्री एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ये अलग अलग स्टेट है, किंगडम है। तो जो अपने आसपास बॉर्डर लगाएंगे ये इनेमी होते हैं, और इनकी बनेगी किससे, जो इनका बॉर्डर नहीं लगाते। जैसे बी की सी से बनेगी, ए की डी से बनेगी, इनके साथ पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन आपस में जिनसे बॉर्डर शेयर करेंगे उनके साथ नेगेटिव रिलेशन। तो ये बात आज के टाइम भी हमें दिखती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान देखो, हम बॉर्डरिंग कंट्री हैं तो डिस्प्यूट रहते हैं, इंडिया चाइना। वही जो हमसे बॉर्डर नहीं लगाते उनके साथ हमारे ठीक रिलेशन है। तो ये मंडल डॉक्ट्रिन कहता था। ऐसा ही हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, वहां पे भी यही दिखता है कि पड़ोसियों से थोड़ा सा कम बनता है। क्यों, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, या कुछ और चीजें हो सकती हैं। तो ये एक डॉक्ट्रिन जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही हमें दिखता है, और इसी बेस पे कौटिल्य कहते थे अपनी फॉरेन पॉलिसी इसी बेस पे चलाया करो कि किसके साथ ज्यादा एनर्जी लगानी है, किसके साथ नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से ज्यादा फायदा नहीं है। तो इनकी ये फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट होता था मंडल डॉक्ट्रिन। साथ में वो 7 अंगा, मतलब 7 ब्रांच होती है एक तरीके से किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी भी किंगडम की, उनके बारे में बात बोलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं एक किंग होना चाहिए जो रूल करे सबको, सबको सारी चीजें सजेस्ट करे। तो एक किंग होना चाहिए, और किंग के लिए एक अमात्य होना चाहिए। अमात्य मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो पीएम, पीएम की तरह का एक पर्सन होना चाहिए।
किंग, उसके नीचे पीएम, फिर उसके नीचे दुर्ग। दुर्ग जो किंग के रहने का एक प्लेस है, दुर्ग का होना भी जरूरी है जिससे हर कोई अटैक ना कर सके। अगला कोब, एडमिनिस्ट्रेशन का भी होना जरूरी है। साथ में बल, फोर्स, आपके पास इतनी ताकत हो कि कोई आप पर अटैक ही ना कर पाए। और साथ में आपका मित्र, फ्रेंड होने भी जरूरी है। और साथ में आपका नेशन। अगर नेशन ही नहीं होगा तो किंग या ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो इन 7 अंगों की या 7 फैक्टर्स की बात कौटिल्य जी करते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। और इनके यहाँ हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो ऊपर हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है जैसे हमारे सिविल सर्विस में होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरी, तो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी इन्होंने कुछ चेन बनाई हुई थी। और इनमें 18 तीर्थ, ये तीर्थ कौन हुआ करते थे? ये तीर्थ बड़े लेवल के अधिकारी, सीनियर ब्यूरोक्रेट। और साथ में उसके नीचे 26 अध्यक्ष या हेड, ये हुआ करता। तो ऐसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसके नीचे और सारे लोग होते थे। अब हैरानी की बात कुछ ये भी है कि इस अर्थशास्त्र वाली बुक में कुछ चीजें हमें नहीं मिलती, नॉट फाइंड, जो हमें लग रहा था मिलेंगी। जैसे इस अर्थशास्त्र में किसी भी रूलर का नाम नहीं कि रूलर कौन हुआ करता था जब ये थे, किसी रूलर का नाम हमें नहीं मिलता। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या उसमें किसी रूलर का नाम है, किंग का नाम, बिल्कुल नहीं। साथ में इसमें पाटलिपुत्र जो सिटी है उसका भी जिक्र नहीं है, जो उनकी कैपिटल थी। तो पाटलिपुत्र सिटी का भी डब नहीं मिलता है। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, मतलब पार्लियामेंट की तरह ऐसा कुछ नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल भी यहाँ पे हमें नहीं दिखाई देती। साथ में आर्मी के लिए जो काउंसिल होनी चाहिए उसका भी इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब सारे डिसीजन किंग लिया करता। तो ये सारी चीजें हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिलते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई बुक है। इसमें चाणक्य ने बहुत सारी चीजें बोली। पहली बात, पब्लिक के इंटरेस्ट में किंग का इंटरेस्ट है। हॉलिस्टिक वे में ट्रेड सिस्टम के बारे में, सर्विलेंस सिस्टम, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, मंडल डॉक्ट्रिन, और जिसमें बोला गया दो पड़ोसी जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनका हमेशा थोड़ा सा इनेमी वाला होता है और अपने बॉर्डर से दूर वाले कंट्री के साथ फ्रेंडशिप होती है। इनकी आर्मी में वर्ना सिस्टम बिल्कुल नहीं दिखता, सबको मौका मिलता है। 7 अंग या 7 सिस्टम की बात करते हैं जिसके लिए जरूरी है नेशन, मित्र, फोर्स, साथ में किंग, अमात्य, एडमिनिस्ट्रेशन, दुर्ग और कोप। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर 18 तीर्थ, साथ में 26 हेड। इनके यहाँ कुछ चीजें हमें नहीं मिलती, किसी भी रूलर का जिक्र नहीं है कि कौन रूलर था। साथ में पाटलिपुत्र शहर के बारे में नहीं पता, और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और आर्मी काउंसिल के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है। अगली जो टेक्स्ट आती है वो आती है मेगास्थनीज की इंडिका। तो इंडिका में मेगास्थनीज जी ने क्या क्या चीजें लिखी, क्या क्या उन्होंने बताया,
ये तो हमने देखी घर वाली बात की, भाई चाणक्य जी अपने ही थे, उन्होंने बातें लिखी। हो सकता है कुछ बातें ऐसे ही लिख दी हों अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए, लेकिन कोई बाहर वाला अगर लिखेगा तो उसमें और जानकारी मिलेगी। तो मेगस्थनीज इंडिका, और इंडिका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और मेगस्थनीज इंडिया आए हैं घूमने के लिए, साथ में थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए। इंडिया उस टाइम एक बड़ा शहर या देश होता था, जहां पर हर दुनिया के अलग अलग लोग आते थे, खासकर बौद्ध और जैनिज्म की शिक्षा के लिए। और ये एक यूनानी रूलर जिसका नाम था सेल्यूकस, सेल्यूकस, उसका एक एम्बेसडर था, राजदूत था, उसने इसको भेजा था। और माना जाता है कि भाई ये मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था, चंद्रगुप्त मौर्य इसके टाइम में आया था। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई किसके टाइम आता, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया। इसने इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसा है, साथ में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज किया जाता है, और साथ में आर्मी की काउंसिल, इन सब के बारे में इसने जिक्र किया है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम जानते जाएंगे कि भाई क्या क्या चीजें इन्होंने बोली। सबसे पहले इन्होंने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका जिक्र किया है वो है उस टाइम के मौर्य एम्पायर की कैपिटल, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के बारे में इन्होंने काफी जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि ये उस कैपिटल में रहे। साथ में ये इंडिया के नॉर्दर्न जो हाईवे एक तरीके से था, जिसे हम कहते थे उत्तर पथ, नॉर्दर्न पाथ, जो एक तरीके से जोड़ता था मथुरा को, साथ में पाटलिपुत्र को, और ऊपर से चीन अफगानिस्तान वाले एरिया को। और ये बोलता है ये नॉर्दर्न पाथ तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है, इंडिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी, ये नॉर्दर्न पार्ट तक्षशिला से लेके ताम्रलिप्ति, लिप्ति तक फैला हुआ था। ये बोलता है। साथ में ये बोलता है कि इंडियन लोग जिस गॉड की वर्शिप करते हैं वो है विष्णु, और इन विष्णुओं को इन्होंने अपने हिसाब से बताया हेरक्लीज। इन्होंने अपने हिसाब से, जैसे सबके यहाँ गॉड होते, कंपैरिजन किया, तो इन्होंने बताया कि हेरक्लीज की तरह थे वो। साथ में इन्होंने बताया शिवा की भी पूजा की जाती थी, लॉर्ड शिवा, जिसका नाम इन्होंने लिखा डियानेसिस। ये गॉड इनके यहाँ हुआ करते थे। तो ये सारी बातें इन्होंने की। साथ में कुछ ऐसी बातें की जिनमें कुछ
लगता नहीं रियल में वो चीजें थी या नहीं थी। तो इन्होंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें भी इंडिया के बारे में कही, जो बिल्कुल अजीब लगता है कि मेगास्थनीज जानबूझ के सारी चीजें कह रहा है। जैसे ये बोलता है इंडिया में स्लेव सिस्टम नहीं था, लेकिन हम शुरू से देखते आ रहे हैं जब कोई वॉर में हारता था तो उसे स्लेव बनाया जाता। लेकिन मेगास्थनीज बोलेगा इंडिया में स्लेव सिस्टम नहीं है, स्लेवरी सिस्टम है ही नहीं। साथ में ये बोलेगा फेमाइन नहीं पड़ता। अभी हमने देखा फेमाइन की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य, मगध रूलर, साथ में भद्रभाऊ जैन मॉन्क्स साथ में जा रहे थे। ये बोलता है फेमाइन नॉट, फेमाइन भी नहीं आते इंडिया में। ये भी एक गलत बात लगती है। साथ में बोलेगा इंडियन लोग राइटिंग सिस्टम नहीं जानते। उस टाइम बहुत सारे पिलर लिखे जाएंगे, लेकिन इसको पता नहीं कहां से लगता था कि इंडियन लोग राइटिंग सिस्टम नहीं जानते। हो सकता है इसको समझ ही नहीं आया हो कि राइटिंग सिस्टम है या कोई आर्ट है। साथ में ये बोलेगा इंडियन जो सोसाइटी है वो 7 कास्ट में डिवाइड है। बोलेगा 7 कास्ट है इंडिया में जिसमें डिवाइड है। तो किसी ने पूछा कौन कौन सी है भैया वो, तो बोला पहले फिलोसोफर, जो दार्शनिक हैं, स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो लोग दिखते हैं। साथ में फार्मर, ये भी एक है जो एग्रीकल्चर में लगा रहता है, और बोलता है फार्मर सबसे ज्यादा है। साथ में ये बोलेगा एनिमल हस्बेंड्री जो करते हैं वो भी है इंडिया में। वैसे फार्मर ही एनिमल को हस्बेंड्री करता है, एनिमल के लिए डेयरी या वो सब चीजें करता है। साथ में ये बोलेगा क्राफ्ट में, कुछ लोग क्राफ्ट में बड़े एक्सपर्ट हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, लोहार है, सुनार है, बढ़ई है, ये सारे लोग हैं। साथ में कुछ लोग सोल्जर हैं, सोल्जर को भी एक नई कास्ट मानेगा, उनकी अपनी कॉलोनियां हैं। साथ में कुछ लोग विजिलेंट करने वाले हैं या सर्विलेंस, उसको भी एक एक तरीके से नया ग्रुप बना देगा। और साथ में सभासद, मतलब कुछ लोग जो राजा के साथ सदन में रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, वो लोग। ऐसे ये 7 कास्ट के बारे में पता करेगा। तो ये सारी चीजें हमें इंडिका से मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी वो ही मिल गई, नहीं। इंडिका एक्चुअल में हमें उस फॉर्म में मिली नहीं है जैसे मेगास्थनीज ने लिखा है। हमें कुछ ऐसी टेक्स्ट मिली है जो इंडिका से डेवलप हुई है, उसके बेस पे ही हम जानते हैं। तो कई बार ऐसा बोला जाता है हो सकता है ये बातें मेगास्थनीज ने लिखी ही ना हो, किसी और ने लिख दी हो, तो एक्चुअल में रियल इंडिका हमें मिली नहीं है। बस हम लोग तो जो यूरोप वाले लोग या यूनानी लोग अपनी टेक्स्ट में लिखते हैं उससे जानते हैं कि भाई इंडिका में क्या क्या चीजें बोली गई। तो ये हमने देखे कुछ बुक के सोर्स या आप कह सकते हो लिटरेचर के सोर्स। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने शुरुआत में डिसाइड किया, डिस्कशन स्टार्ट किया था, तब हमने जाना था कि कुछ रिलीजियस कुछ नॉन रिलीजियस सोर्स हमें मिलेंगे, कुछ हमें पिलर मिलेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात यह है, पहली बात बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाता और कोई भी उनमें कोई चेंज नहीं कर पाता, ये खास बात है। कॉइन है तो है, गोल्ड का है तो गोल्ड का ही मिलेगा।
उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या सोर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है मौर्य एम्पायर कैसा था, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके फाउंडर भी हैं। गुप्त मौर्य, इनके बारे में क्या क्या चीजें, इन्होंने जो प्लान लिखवाए उसके बारे में हम देखेंगे। इनके कुछ प्लेयर काफी ज्यादा फेमस हैं, जैसे सहो गौरा। गौरा यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक पिलर है, उससे हमें बातें पता चलती हैं। साथ में एक और पिलर महास्थान, इस पिलर के बारे में हमें पता चलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया। ये हमें मिला वेस्ट बंगाल से। ये दो पिलर जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम थे वो हमें दिखते हैं। इन दोनों में कुछ बातें हमें दिखाई देती हैं, जैसे हमें पता चलता है कि फेमाइन के टाइम जो रूलर हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने लोगों को फ्री में खाना खिलाया। या कहो जो किंगडम थी वो लोगों को असिस्टेंस देती थी। ये ऐसे ही है जैसे आज के टाइम हम सब्सिडी देते हैं। और हमने देखा कोरोना टाइम में सरकार ने बहुत सारे लोगों को फ्री में फूड खिलाया, फ्री में खाना बांटा। ऐसे ही इनके यहाँ जिक्र दिखता है कि ये लोग भी ये सारी चीजें करते थे। इसके बाद जो फेमस पिलर हैं वो हैं अशोका के, अशोका पिलर्स। इन्होंने सबसे ज्यादा अपने पिलर्स में बहुत सारी बातें की गई। इनके पिलर्स में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो बड़े बड़े उसमें। कुछ इनके ग्रेट पिलर हैं, मतलब बड़े हैं, कुछ स्मॉल टाइप के हैं, और कुछ इनके पिलर जो केव में हैं। केव में भी इन्होंने कुछ लिखाया है क्या क्या चीजें होती थी। जैसे ग्रेट पिलर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती थी, कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीजें हो, उसके बारे में अनाउंसमेंट। जैसे 13th जो इनका पिलर है, इसमें कलिंगा वार के बारे में है। कलिंगा वार ये उड़ीसा में हमें दिखता है, और इसमें बताया जाता है कि कैसे अशोक ने उड़ीसा के कलिंगा प्लेस में नरसंहार किया, बहुत सारे लोगों को मार, किसी को भी नहीं छोड़ा। और वहीं से अशोक का जो लाइफ में चेंज आया, और वो बौद्धिज्म को अपनाता है और बोलता है कि भाई इतनी मार काट करके अगर मैं इतना बड़ा रूलर बन गया तो उससे कुछ फायदा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की मैं जान भी ले रहा हूँ। साथ में ये पिलर जो है अलग अलग लैंग्वेज में दिखते हैं। इसमें ब्राह्मी है, इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम कौन कौन सी लैंग्वेज थी। ब्राह्मी में भी मिलते हैं, साथ में खरोष्टी, ये ईरान की एक लैंग्वेज थी, उससे मिलते हैं। अरमाइक, साथ में ग्रीक। और ये सारी बातें बताती हैं कि ये सारे लोग इंडिया आए थे। इन सब स्क्रिप्ट में मिलते हैं।
शुरुआत में हम लोग इनके पिलर को पढ़ ही नहीं पाए। बाद में एक पर्सन आया जिनका नाम है जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप वो पर्सन थे जिन्होंने अशोक के पिलर को पढ़ना स्टार्ट किया। कई बार पूछ लिया जाता है अशोक के पिलर को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। नाम से ही पता चल रहा है कोई यूरोपियन होगा, इंडियन तो नहीं। इन्होंने सबसे पहले पढ़ा और 1837 में पहली बार इनको पढ़ा। और जैसे ही इन्होंने पिलर को पढ़ना स्टार्ट किया तब हमें समझ आया कि वो क्या है। और इन्होंने पता किया कि अशोक को ही एक टाइटल दिया जाता था जिसका नाम था देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय। तो अशोक जो नाम है वो बहुत कम मिलता है, देव नाम प्रिय मिलता है। देव मतलब भगवानों का प्रिय जो राजा है, ये इनका जो अशोक नेम है। अगर हम बात करें कि किस किस में अशोक का नेम है, तो इनके कुछ ही पिलर हैं जिनमें अशोक का नेम हमें दिखता है। जैसे मास की में जो पिलर है वहां अशोक का नेम दिखता है। साथ में गुर्जरा आंध्र प्रदेश में जो है वहां अशोक का नाम दिखता है। साथ में नेटौर दक्षिण इंडिया, वहां पे भी इनका नाम अशोक है। और उडगोलम, इन पिलर्स में अशोक का नाम मेंशन है। तो ये सारी बातें इनके बारे में पता चलती है। जैसे फर्स्ट जो इनका पिलर है जो ग्रेट पिलर में इंक्लूड है, उसमें ये सबको मना करते हैं कि भैया आप लोगों को एनिमल की बलि नहीं देनी है, उसको सेव करना है, बचाना है। साथ में इनका जो सेकंड पिलर है उसमें ह्यूमन बीइंग और साथ में एनिमल दोनों के लिए फ्री हॉस्पिटल की बात की गई है। हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए फ्री। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं ऐसे इनके यहाँ है। और सेकंड पिलर में ही अशोक ने साउथ इंडिया के जो किंगडम है उनका जिक्र किया है। अशोक बताते हैं कि उनके टाइम कौन कौन राज्य थे जो साउथ इंडिया में रूल करते थे। तो साउथ इंडिया में कुछ किंगडम थी जो इनके टाइम रूल करती थी। ये बताते हैं कि भाई इनके टाइम चोला थे जो साउथ इंडिया में रूल करते थे। साथ में केरल पुत्र, इनकी भी बातें करते हैं। साथ में पांड्या, पांड्या लोग भी रूल करते थे। और श्रीलंका को ये बोलते हैं ताम्रपाणी, ताम्रपाणी, ये श्रीलंका का पहले नाम होता। ऐसे जिक्र हमें मिलता है कि, और इससे पता चलता है कि अशोक के टाइम पैरेलल कौन कौन सी किंगडम रूल करती। अगले हम और पिलर्स को जो और बचे हैं उनको कल देखेंगे क्योंकि अशोक के पिलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।